स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती हरिवंश राय बच्चन जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि केवल सपने के प्रति मुग्ध होने से कुछ नहीं होता। हमें सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। सत्य किस चीज का? सत्य रास्ते के संबंध में। सही रास्ता यदि हमें नहीं पता, सही रास्ते पे यदि हम नहीं है, तो स्वप्न के प्रति मुग्धता कितनी ही क्यों ना हो, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। सीरियसनेस कितनी भी क्यों ना हो, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। सिंसेरिटी हमारी कितनी भी क्यों ना हो, सफलता प्राप्त नहीं होती। अतः हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब रास्ता, सही रास्ते की पहचान कर ले, तब स्वप्न पर मुग्ध होने का कोई अर्थ निकलेगा। साथियों, नया रास्ता आपको प्रदान करने के क्रम में हम लेके आए हैं 3 मार्कर की हमारी एक खास श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और इस तीसरे लेक्चर में हम अपने पेपर 1 के हिस्ट्री वाले सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित। वैदिक सभ्यता से संबंधित कुल 91 3 मार्कर्स में आपके लिए लेके आया हूं। जी हां, 91 3 मार्कर्स, हर डायमेंशन के 3 मार्कर कवर किए हैं। यहां हमने शब्दावलियां, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी कवर किया है। यहां हमने जीवन शैली से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो भी कवर की है। यहां हमने जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उससे संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें भी कवर किया है। हर तरह की गतिविधियों को, हर तरह के घटक को, हर तरह की शब्दावलियों को इसमें शामिल किया हुआ है। इससे बाहर जाने की संभावना नगण्य है। 91 3 मार्कर वैदिक सभ्यता से संबंधित, आइए देखते हैं। पहला 3 मार्कर है आर्य। आप सभी जानते हैं आर्य का क्या मतलब होता है। तो साथियों, आर्य जो है, इन्हें वैदिक सभ्यता का संस्थापक स्वीकारा जाता है। आप सभी जानते हैं आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल वाला या ऊंचे कुल वाला। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भाई मध्य एशिया से ये लोग आए थे। हर विद्वान ने अलग अलग बात कही थी, तो उसमें जो सर्वाधिक प्रमाणिक मत था वो प्रोफेसर मैक्स मूलर का था, जिन्होंने कहा था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। तो देखते हैं आर्य से संबंधित 3 मार्कर के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला तो वही शाब्दिक अर्थ जो मैंने आपको बताया, श्रेष्ठ कुल वाला। दूसरा, ये लोग संस्थापक थे किसके? वैदिक सभ्यता के। और तीसरा पॉइंट, इनका मूल स्थान माना जाता है मध्य एशिया और सर्वाधिक प्रमाणित मत है ये, जिसका प्रतिपादन किया था प्रोफेसर मैक्स मूलर ने। आप देखेंगे कि 3 मार्कर के हिसाब से इनफ कंटेंट है। 4 इंफॉर्मेशन हमने आर्यों से संबंधित उन्हें दे दी और वर्ड लिमिट के तहत दी। और मैं बार बार कहता हूं कि पॉइंट्स विद हेडिंग का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप कम शब्द में ज्यादा बातें बता पाएंगे, क्योंकि 3 मार्कर का उद्देश्य है कंटेंट हमें ज्यादा से ज्यादा देना है, फैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन, थ्योरेटिकल आंसर, इससे बचना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने किन आधारों पर आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को बताया था? इस पे भी आ सकता है प्रश्न, क्योंकि सर्व प्रमाणित मत है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। तो साथियों, पहला तो इनका आधार था भाषा। भाषा ही एक रूपता थी, इसी कारण इन्होंने कहा कि आर्य भी मध्य एशिया से आए, वहां के लोगों की भाषा भी इस तरह की है। दूसरा, जो जैन दवेस्ता नाम का एक ईरानी ग्रंथ है, उसकी तुलना भारत के ऋग्वेद से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे यहां ऋग्वेद है वैसे वहां पर जैन दवेस्ता है। तो वही मध्य एशिया मतलब ईरान में जैन दवेस्ता और भारत में ऋग्वेद, ये समानता हो गई। इसके अलावा कुछ अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए। आप जानते हैं बोगास कोई अभिलेख, जिसकी चर्चा हमने पुराने वीडियोस में की थी, वो अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था 1400 बीसी में। और उस अभिलेख में, जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख में भारत के देवी देवताओं का वर्णन है। इंद्र, वरुण, मित्र और नसात्य, नसात्य मींस कार्तिकेय, इनका वर्णन है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस हैं, इनका संबंध कहीं ना कहीं मध्य एशिया से रहा होगा, तभी तो हमारे यहाँ के देवी देवताओं का वर्णन उनके अभिलेखों में है। हमारे यहाँ जैसा एक धार्मिक ग्रंथ है, उसी तरह का वहां उनका एक ग्रंथ है। इस आधार पर इन्होंने कहा था। तो देखिए, 3 आधार बताए। पहला तो भाषाई एक रूप था, दूसरा आधार था ऋग्वेद व जैन दवेस्ता की तुलना, और तीसरा था अभिलेख। तो पहला मैंने बताया बोगास कोई अभिलेख, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नसात्य का वर्णन है। इसके अलावा एक और अभिलेख है कस्सी अभिलेख, ये इराक में विद्यमान है साथियों। और इस कस्सी अभिलेख में यह वर्णन है कि वहां से एक आर्यों की शाखा भारत भी आई थी और यहां पर उन्होंने आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। इस बात की पुष्टि करता है, इस बात का वर्णन करता है कस्सी अभिलेख, जो इराक से प्राप्त हुआ है। इतने सारे आधार हैं जिनके बेसिस पे प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो
आर्यंस हैं वो मध्य एशिया से आए थे। तो साथियों ये 3 पॉइंट आप बता देंगे, आपके 3 नंबर कवर हो जाएंगे 3 मार्कर के हिसाब से। 3 आधार हम बता देंगे, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला 3 मार्कर देखते हैं, कस्सी अभिलेख। देखिए मैं कई बार ये भी करता हूं कि यदि किसी आंसर के अंदर का कोई घटक ऐसा है जो अपने आप में एक 3 मार्कर बन सकता है, तो उसे भी मैं यहां पर शामिल किया हुआ हूं। तो अगला है कस्सी अभिलेख। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि इराक में स्थित है, पॉइंट नंबर 1। 1600 ईसा पूर्व के आसपास का अभिलेख है, पॉइंट नंबर 2। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई, इसकी जानकारी देता है, पॉइंट नंबर 3। तो 3 फैक्ट, 3 इंफॉर्मेशन मैंने बिल्कुल 2 पॉइंट्स में प्रदान कर दी। आप यहां पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट नंबर 1, 2 या स्टार लगा दें, डॉट लगा दें, कुछ भी लगा दें। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इराक में है। दूसरा 1600 ईसा पूर्व का है। और तीसरा इससे हमें पता चलता है कि जो ईरानी आर्यों की एक शाखा थी वो भारत आई थी। 3 फैक्ट दे दिए, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन मृदभांड। आप सभी जानते हैं मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि मृदभांड जो है वो किसी भी सभ्यता की संस्कृति और सामाजिक दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मृदभांड इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। और वैदिक कालीन मृदभांड इन्होंने पूछे कि वैदिक काल में लोग किस तरह के मृदभांड यूज करते थे। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल 2 भाग में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड काले, लाल, ताम्रवर्णी और गेरुवर्णी। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड हो जाएंगे चित्रित धूसर मृदभांड थे, आप सभी जानते हैं। और उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड थे। तो हमने सीधे कट टू कट 2 पॉइंट में अलग अलग मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किस तरह के मृदभांड थे इनकी जानकारी उन्हें दे दी। सीधे 3 मार्कर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैन अवस्था। देखिए फिर वो जो थ्योरी थी उसके अंतर्गत जैन अवस्था हमने देखा था, उस पर 3 मार्कर आ सकता है। तो ऋग्वेद से इसकी तुलना होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप कह सकते हैं कि इसमें धर्म के नियमों के अलावा उसके संस्थापकों की शिक्षाएं भी शामिल है। जी हां, यह एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें धार्मिक नियमों के अलावा जो संस्थापक थे, जो धर्म के प्रतिपादक थे, उनकी शिक्षाएं भी शामिल हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साथियों 2 पॉइंट बता दिए जैन अवस्था के बारे में। आगे बढ़ते हैं, वेद। वेद पे 3 मार्कर आ सकता है। मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ताकि 91 3 मार्कर पूरे वैदिक सभ्यता से संबंधित एक ही लेक्चर में आप तक पहुंचा दूं। और साथियों ये पूरे 3 मार्कर आपको पीडीएफ फॉर्म में यदि प्राप्त करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, विद उत्तर, विद कंटेंट, विद आंसर। क्लियर है? वहां हम इसको अपलोड करा देंगे। चलिए वेद, वेद पे भी 3 मार्कर आ सकता है। अब साथियों अब वेद और कई टॉपिक ऐसे होते हैं कि बहुत सारे फैक्ट होते हैं उससे रिलेटेड। अब हम कौन कौन से बताएं, कौन कौन से नहीं बताएं। तो जो बेसिक मतलब जो उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, हमें यहां बाहर नहीं भटकना है। कई बार मैंने देखा है लोग वेद पे लिखते लिखते वेद के जो प्रकार है उन पे लिखने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना है। जब भी किसी बिंदु पर 3 मार्कर आता है तो उसी बिंदु से बंधे हुए रहना है। उसकी वेराइटीज को मेंशन तो करना है, पर उसकी वेराइटीज को डिटेल में नहीं लिखने बैठ जाना है। हम ये कर देते हैं। तो वेद पे यदि आता है तो पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि भाई वेद जो है वो विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस शब्द की, जिसका मतलब होता है पवित्र ज्ञान या जानना। अच्छा, दूसरा हम जानते हैं कि भाई वेद जो है इनका एक अन्य नाम है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब जो पुरुष या मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि भगवान द्वारा लिखे गए। इसके अलावा इनका एक अन्य नाम है श्रुति। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनने के माध्यम से पहुंचाए गए थे। क्लियर? इसके अलावा हम जानते हैं कि इनके जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। और चौथा पॉइंट हम जानते हैं कि वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो साथियों इन्हीं से बंधा हुआ रहना है, वेद से ही बंधा हुआ रहना है। जैसा मैंने कहा कई लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसकी डिटेलिंग लिखने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना है। तो आइए देखिए, क्योंकि थ्योरी बहुत है, वर्ड्स लिमिटेड है हमारे पास और ज्यादा बात बतानी है। तो देखिए पहला मैंने क्या लिखा, उत्पत्ति। पहला पॉइंट, उत्पत्ति विद धातु से हुई है, ब्रैकेट में लिखा है ज्ञान या जानना। देखिए कितने संक्षेप में बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट कॉमा लगा के वहीं लिख दिया, संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तीसरा पॉइंट देखिए अन्य नाम अपौरुषेय और श्रुति। अच्छा, चौथा पॉइंट प्रकार देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप देखिए मैंने 4 इंफॉर्मेशन वेद से रिलेटेड दे दी विद लिमिटेड वर्ड्स।
क्लियर है? यहां हमने क्या किया, फिर वही बात, हेडिंग्स इस तरह से दे दी तो थ्योरी फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन से हम बच गए। इसके अलावा जगह बच गई तो कॉमा करके दूसरा पॉइंट भी वहीं लिख दिया। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बाकी आप एक ही लाइन में 2 पॉइंट भी लिख सकते हो। साथ ही अपौरुषेय, इसके बारे में मैंने अभी बता दिया आपको कि अपौरुषेय वेदों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मनुष्य द्वारा नहीं अपितु ईश्वर द्वारा रचित माने जाते हैं। तो देखिए सीधा सा लिखा, पहला पॉइंट वेदों को कहा जाता है, पॉइंट नंबर 1 वेदों को कहा जाता है, और दूसरा तात्पर्य क्या है इसका, ईश्वर द्वारा रचित। बड़ी संक्षेप में बात हो गई, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए अगला, श्रुति ग्रंथ, अभी बता दिया। श्रुति ग्रंथ तो पहला किसे कहा जाता है? वेदों को कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट तात्पर्य क्या है इसका, सुनने के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हुए, इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ कहते हैं। तो साथ ही 2 पॉइंट, सारी बातें बता दी, संक्षेप में बता दी, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, वेद त्रयी, आप सभी जानते हैं जो 4 वेद है उसमें जो प्रारंभिक 3 वेद हैं उन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। तो बड़ी सिंपल सी एक लाइन में आंसर आ गया, प्रारंभिक 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद नहीं है। अथर्ववेद के अलावा सभी वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। अब इसमें पॉइंट जैसा कुछ नहीं था, प्रेजेंटेशन जैसा कुछ नहीं था, एक लाइन में हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए ऋग्वेद, अब देखिए चारों वेदों पर मैंने एक एक 3 मार्कर बनाया हुआ है, आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और क्यों बनाया है? क्योंकि आप फिर इस दुविधा में फंसेंगे कि अरे यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, हम कौन सी लिखें कौन सी नहीं लिखें। इसीलिए मैंने आपके लिए चारों वेदों पे एक एक 3 मार्कर बना दिया। यदि कभी बनता है तो आपके अंदर किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए कि इसकी कौन सा पॉइंट लिखें और कौन सा नहीं लिखें। तो साथियों ऋग्वेद में देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्रों से युक्त विश्व का सबसे पुराना धार्मिक साहित्य। देखिए एक पॉइंट में 3 लाइन हमें मिलती है, उनमें से मात्र हमने 1 लाइन खर्च करी और 2 इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी। पहला पॉइंट जो है वो पूर्ण विराम के पहले तक, उसमें हमने ये बता दिया कि मंडल कितने हैं, मंत्र कितने हैं, सूक्त कितने हैं, और उससे युक्त ये विश्व का सबसे पुराना धार्मिक साहित्य है। 2 इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा अगले पॉइंट में आइए, अब 10 मंडल तो हैं, पर इन 10 मंडल में हम सभी जानते हैं कि कुछ मंडल खास हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है ना, वरुण का वर्णन है, 9वें मंडल में सोम का वर्णन है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त, गाय, इन सब का वर्णन है, राइट। तो कुछ कुछ मंडल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, तीसरा मंडल डैश गायत्री मंत्र, 9वां मंडल डैश सोम, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त। मैंने ये भी बता दिया किस मंडल में क्या खास है। अच्छा आखिरी पॉइंट देखो, ये जो ऋग्वेदिक मंत्र हैं इनका उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे होत्र कहा जाता है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी और 3 लाइन में कंप्लीट कर दिया। तो साथियों कहानी क्या है, कहानी हमें बिल्कुल संक्षेप में बात करनी है, इस तरह से संक्षेप में लिखना है, इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी है तो, और आपको उसी से बंधे रहना है जो मुद्दा है। मुद्दा क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही बंधे रहो। क्या बताया मैंने? पहले में बताया कि भाई दुनिया का सबसे पुराना है और इतने इतने इसमें सेक्शन हैं। दूसरा बताया उन सेक्शन में खास क्या क्या है, और तीसरा बताया इसके जो पंडित जी हैं इसके मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। अब साथियों ये जो क्वेश्चन है अगला, ये आ चुका है एग्जाम में, पिछले एमपीपीएससी में आ चुका है, पिछले या पिछले के पिछले में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पंचजन पे क्वेश्चन आया था। आप सभी जानते हैं दशराग युद्ध जो हुआ था उसमें जो 5 आर्य लड़े थे, आप जानते हैं एक तरफ 10 लोगों का एक गुट था और एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे, इनके बीच युद्ध हुआ था। तो उनमें जो 5 आर्यों का एक गुट शामिल हुआ था उसे पंचजन कहा जाता है। तो देखिए ये 5 आर्यों का समूह था जिन्होंने दशराग युद्ध में विश्वामित्र की तरफ से भाग लिया था। दूसरा, इनमें शामिल जो 5 लोग हैं या 5 गुट हैं उनके नाम क्या है? यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रहु और अणु। दैट्स इट। ये 2 पॉइंट आपने बता दिया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एमपीपीएससी मेंस में आ चुका है पंचजन। पंचजन मतलब 5 समूहों, 5 गुटों का समूह, 5 आर्यों का समूह, क्लियर, जिन्होंने दशराग युद्ध में भाग लिया था, और मैंने 5 का नाम भी आपको बता दिया। अगला देखिए गायत्री मंत्र। अच्छा आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि चारों वेद के बारे में आप 3 मार्कर बताने वाले हो, तो भाई चारों वेद के बारे में बताने वाला हूं, पर अभी ऋग्वेद के अंदर की जो थ्योरी थी उस पे कहां कहां 3 मार्कर बन सकता है अपन वो देख रहे हैं। तो ऋग्वेद तो देख लिया अपन ने, बता दिए कैसे डिजाइन करना है। अब ऋग्वेद के अंदर के घटक बता रहा हूं जहां 3 मार्कर बन सकता है, जैसे गायत्री मंत्र पे बन जाएगा। अब ये तो है ऋग्वेद के अंतर्गत ही ना, तो गायत्री मंत्र पे 3 मार्कर बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे साथियों? आप सभी जानते हैं
पहली बात तो ये कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन है। दूसरा, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी और किसको समर्पित किया था? सूर्य का जो एक रूप है सावित्री, उन्हें समर्पित किया था। तो आइए देखते हैं अवस्थिति कहां है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अवस्थिति नहीं लिखेंगे, वो सही नहीं है, वर्णन लिख देंगे। वर्णन, इसका वर्णन कहां है? वर्णन है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। क्लियर? इसके अलावा रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और संबंधित या समर्पित किसे है? सूर्य या सावित्री को। दैट्स इट। 3 बातें, पॉइंट्स विद हेडिंग, कट टू कट बातें। क्लियर है? पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं पुरुष सूक्त। अभी ऋग्वेद के अंतर्गत की ही चीजें चल रही हैं जिन पे 3 मार्कर बन सकता है। पुरुष सूक्त आप सभी जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। क्या है पुरुष सूक्त? एक विराट पुरुष था, ब्रह्मा जैसे अपन कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके मुख से ब्राह्मण मतलब पुरोहितों का जन्म हुआ, उनके बाजुओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, उनके उदर से, उनके पेट से वेश्य का जन्म हुआ और उनकी जंघा या पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था की सबसे पहली चर्चा इसी पुरुष सूक्त में की गई है। ये 3 बातें हम जानते हैं। तो देखिए तीनों को मैंने किस तरह से लिखा है 3 मार्कर में। पॉइंट नंबर 1, इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पॉइंट नंबर 2, इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पॉइंट नंबर 3, यहीं से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप देखिए पहले पॉइंट में मैंने यह बता दिया कि ऋग्वेद में कहां है, दूसरे पॉइंट में बता दिया कि इसमें बात क्या की गई है, और तीसरे में बता दिया कि इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता यह है कि यहीं से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। साथियों आप देखिए प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाओगे कि आंसर लिखना कैसे है। उसके पहले आपको थ्योरी बहुत ज्यादा कंठस्थ पता होनी चाहिए। आप देखिए इस वाले आंसर को मैं पॉइंट विद हेडिंग तरीके से भी लिख सकता था। मैं पहली हेडिंग डाल सकता था वर्णन, डैश करके लिख देता कि ऋग्वेद का 10वां मंडल। दूसरे पॉइंट में हेडिंग डाल सकता था व्याख्या, किस चीज की व्याख्या है इसमें, तो वो लिख देते अपन। और तीसरे पॉइंट में हेडिंग डाल सकता था विशेष, तो विशेष है कि भाई वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यहां से मानी जाती है। तो यही प्रेजेंटेशन पॉइंट विद हेडिंग हो जाता, और उसी को मैंने नॉर्मल पॉइंट्स बना के लिख दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, दसराग युद्ध। इसका वर्णन भी ऋग्वेद में हुआ है, 7वें मंडल में हुआ है। और दसराग युद्ध साथियों आप सभी जानते हैं कि पुरुषणी या रावी नदी के किनारे हुआ था। एक जगह 10 समूह थे, 10 गुटों का एक समूह था, और एक जगह राजा सुदास थे भरत कबीले के। हुआ यह था कि जो राजा सुदास हैं वो वशिष्ठ को अपना गुरु मान लेते हैं, अपना राजगुरु बना देते हैं। तो विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं, उनके अंदर असंतोष पैदा हो जाता है। यह तात्कालिक कारण था, ऐसे कारण तो बहुत सारे थे पर यह तात्कालिक था। फिर वो एक 10 लोगों का गुट तैयार करते हैं और इनके खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, और जो राजा सुदास हैं वो जीत जाते हैं। ये सब आप जानते हैं। अब इस पूरी व्याख्या को हमें 3 मार्कर में प्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए पहले पॉइंट में वही मैंने हेडिंग दी वर्णन। वर्णन कहां है इसका? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दूसरा देखिए पूर्ण विराम करके मैंने पॉइंट में लिख दिया स्थान, पुरुषणी या रावी नदी के किनारे। तीसरा पॉइंट देखिए गुट, कौन कौन से गुट शामिल हैं? तो 10 विपक्षियों का समूह जिसमें 5 आर्य हैं और 5 अनार्य हैं, बनाम वर्सेस राजा सुदास जो भरत कबीले के थे, है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए परिणाम क्या हुआ? राजा सुदास ने 10 विपक्षियों के समूह को पराजित किया। यहां मैंने वो सारी रामायण नहीं लपेटी जो मैंने अभी आपको समझाई कि भाई विश्वामित्र और वशिष्ठ और इनने गुरु बना लिया और उनके अंदर असंतोष पैदा हो गया, ये सब नहीं। आपको 3 मार्कर में केवल फैक्ट्स मेंशन करने हैं, थ्योरीज, उसकी पृष्ठभूमि, ये सब नहीं बताना होता है। तो आप देखिए मैंने आपके सामने पहले पूरी पिक्चर बनाई कि क्या क्या कहानी है और उसमें से हमने निचोड़ क्या क्या प्रस्तुत किया, और फिर आप देखिए मैंने पॉइंट्स विद हेडिंग दे दी। सेंटेंस फॉर्मेशन से थोड़ा बच गए, दूसरा जगह बच गई तो दूसरा पॉइंट ही लिख दिया पूर्ण विराम करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 2 3 और 4 पॉइंट बता दिए, खेल खत्म हो गया, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई युद्ध या ये सब आता है तो ये पॉइंट्स जरूर बताने हैं आपको कि जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ या कहां हुआ। अब इसका कोई वर्ष मेंशन नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, पर वर्ष यदि पता हो तो हिस्ट्री में जरूर लिखना, नंबर 1। दूसरा कहां हुआ वो हमने मेंशन कर दिया। तीसरा किस किस के बीच हुआ, तो देखो गुट वाली हेडिंग में वो मेंशन कर दिया। और चौथा परिणाम क्या हुआ। कई जगह आप आगे युद्ध देखेंगे परिणाम के नाम पे संधियां होती हैं, तो संधियां मेंशन करना है कि भाई ये वाला युद्ध इस संधि के माध्यम से रोका गया। युद्ध के 4-5 पॉइंट दिमाग में बिठा लो, ये जरूर लिखने हैं। नंबर 1 वर्ष या स्थान, नंबर 2 गुट, नंबर 3 परिणाम क्या रहा और परिणाम में कौन हारा कौन जीता के अलावा यदि कोई संधि हुई है तो वो जरूर मेंशन करना है। साथियों ये लिख के रख लो, हर तरह की युद्ध में मेंशन करना है, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं यजुर्वेद।
अब देखिए ऋग्वेद हो गया था, और ऋग्वेद के अंतर्गत के जो बहुत सारे घटक है 3 मार्कर जिन पे बन सकता है वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अगले वेद पे जिसका नाम है यजुर्वेद। अब फिर वही बात, जैसा ऋग्वेद में हमने किया वैसे यजुर्वेद में करेंगे। भाई ऋग्वेद से संबंधित काम की बात लिखी थी, सेम यहां करेंगे। पहला पॉइंट अर्थ बताएंगे भैया यजुर्वेद क्या है, यज्ञों के नियमों का वर्णन करने वाला। इसके घटक क्या हैं, जैसे उसमें देखा था 10 मंडल 1028 सूक्त 10,600 मंत्र, इधर 1990 मंत्र है। अच्छा, विशेष क्या है इसमें, ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा इसके उच्चारणकर्ता मतलब इसके मंत्रों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को कहा जाता है अथर्वायु। यही पॉइंट्स लगभग वहां भी थे। क्लियर, अगला देखते हैं सामवेद। इसमें भी 3 पॉइंट्स क्या आएंगे, पहला बता देंगे तात्पर्य क्या है, दूसरा बता देंगे कि वही इनके उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों क्या कहा जा रहा है, तीसरा बता देंगे इसमें विशेष क्या है। तो देखिए शाब्दिक अर्थ गान, भाई भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसके घटक क्या हैं, इसके घटक ये हैं कि जो यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं उनका पूरा संग्रह है यहां पर। क्लियर, लगभग 1549 सूक्त हैं और इसके उच्चारणकर्ता को कहा जाता है उद्गात्र। अगला देखें अथर्ववेद, सेम यहां पे चलेगा। अथर्ववेद क्या है, आप सभी जानते हैं सबसे लास्ट में लिखा गया वेद था। इसमें आर्य अनार्य दोनों ही विचारधाराओं का समायोजन मिलता है। आर्य उन्हें कहते हैं बेसिकली जो बाहर से आए थे, जो स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। अनार्य उन्हें कहते हैं जो उनके अलावा वाले थे, वो उन्हें अनार्य कहते थे कि तुम आर्य नहीं हो, तुम तो अनार्य हो, तुम हमारी तरह श्रेष्ठ नहीं हो, तुम तो निम्न स्तरीय हो। क्लियर, तो दोनों ही तरह के समूहों की विचारधाराओं का समायोजन इसमें है। नंबर सेकेंड, इसमें भी कुछ घटक हैं, जैसे ऋग्वेद में थे 10 मंडल 1028 सूक्त तो 10,600 मंत्र, ऐसे ही यहां पर 20 कांड 731 सूक्त। क्लियर, इसमें किस चीज का वर्णन है, इसमें जादू टोना चिकित्सा विवाह इन सब का वर्णन है, और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला कहलाता है अथर्व। दैट्स इट। तो ओवरऑल आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने हैं जो बिल्कुल करीब हैं उस बिंदु के, उस टॉपिक के, उस टाइटल के, वही हम कर रहे हैं, हमें भटकना नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद। साथियों अथर्ववेद को ही श्रेष्ठ या ब्रह्मवेद कहते हैं, क्यों, क्योंकि यदि किसी भी तरह के यज्ञ आयोजन या किसी भी धार्मिक गतिविधि में कोई व्यवधान या अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन अथर्ववेद में मिलता है। यही कारण है कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, यज्ञ कार्य में आई बाधा का निराकरण जो है वो अथर्ववेद के नियमों के अनुसार ही होता है। यही कारण है कि अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। 3 मार्कर सीधे आएगा। आप देखिए सीधे हमने एक लाइन में आंसर दे दिया, दैट्स इट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। शिल्पवेद। शिल्पवेद क्या है भाई, विश्वकर्मा जो है इसके निर्माता है, तो विश्वकर्मा द्वारा रचित है, और अथर्ववेद का ये उपवेद है। 2 फैक्ट है इसके बारे में, 2 एज इट इज लिख दिए, या तो कॉमा कॉमा करके लिख दो एक ही लाइन में, या अलग अलग पॉइंट में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। आप सभी जानते हैं साथियों कि वेद जो है उनकी भाषा थोड़ी कठिन थी, आम जनमानस के समझने योग्य नहीं थी। अतः वेदों को आम जनमानस की समझ के दायरे में लाने के लिए उन वेदों पर कई सारे ग्रंथ लिखे गए, शुरू में उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। क्लियर, तो उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में कहा जाता है कि हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अलग है। तो बताइए किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भाई, हर वेद को समझाने के लिए, आम जनता को समझाने के लिए उस पर ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिया आपने। तो कौन से वेद पे कौन से लिखे गए, तो देखिए ऋग्वेद के हैं ऐतरेय कोशतकी, यजुर्वेद के हैं तैत्तरेय और शतपथ, सामवेद के हैं पंचविश, और अथर्ववेद के हैं गोपथ। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। चारों वेदों के चारों ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आपको पता होने चाहिए, 3 मार्कर में बन सकते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तांड ब्राह्मण, ये क्या है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अभी पीछे हमने देखा क्या है नाम, पंचविश, उस पंचविश को ही तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। 3 मार्कर आ सकता है। अब आपको यह तो पता है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, पर पंचविश को क्या बोलते हैं, तांड ब्राह्मण कहते हैं। यह भी 3 मार्कर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन शतपथ ब्राह्मण। जैसा मैंने कहा ब्राह्मण ग्रंथ क्यों आए, वैदिक अर्थों को आसान लहजे में आम जनता को समझाने के लिए। बट उस ब्राह्मण ग्रंथ में भी अलग अलग ग्रंथ है ना, अलग अलग उसके प्रकार हैं, उनमें से एक है शतपथ ब्राह्मण। क्या खास है इसमें साथियों, ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य द्वारा इसकी रचना हुई थी, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, और इसमें कुछ चीजों का वर्णन है। तो क्या है वो चीजें, पहला पॉइंट, ब्राह्मण क्षत्रिय और जो शूद्र हैं उन तीनों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ, इसमें वैश्य नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसमें महाजनी प्रथा का उल्लेख है। इसके अलावा कृषिगत क्रियाकलापों का भी उल्लेख है। तो आप जरा एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, यदि कभी भी कोई
ग्रंथ, कोई दस्तावेज, कोई साहित्य, इस सब पे 3 मार्कर कभी लिखने को आए तो कोशिश किया करो ये बताने का कि इसके अंदर वर्णन किन चीजों का है। दैट्स इट। और हमने देखो प्रेजेंट भी उस तरह से किया है, ऊपर बता दिए उसकी बाकी की बातें याज्ञवल्क्य ने लिखा है और सबसे बड़ा है। दैट्स इट। अब इसमें वर्णन क्या क्या है तो हमने देखो बता दिए वर्णन क्या क्या है। महाजनी प्रथा का सबसे पहला वर्णन भी इसी में है। इसके अलावा कृषिगत क्रियाकलाप, इसके अलावा नर्मदा, सदा नीरा जैसी नदियों का वर्णन भी इसी में है ना। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग भी इसी में हुआ। ये सारी बातें क्लियर। तो ये प्रेजेंटेशन जो है इसका पूरा खेल है और मैं बार बार कहता हूं 3 मार्कर जो है उसमें पूरा खेल है संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण का, क्लैरिटी के साथ प्रस्तुतिकरण का, ज्यादा ज्यादा फैक्ट देने का। हमने सारे फैक्ट दे दिए शतपथ ब्राह्मण की। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आरण्यक ये क्या है तो साथियों जैसा मैंने बताया कि वैदिक साहित्य को आम जनमानस की समझ में लाने के लिए हमने ब्राह्मण ग्रंथ बना दिए, उसको अपने तरीके से समझाया गया। बट जब वो समझाइश दी जा रही थी तो हम सभी जानते हैं कि जो पुरोहित वर्ग था उसने रूढ़िवादी पद्धति का प्रयोग किया था। वैदिक चीजों को, वैदिक साहित्य को आम जनमानस की समझ में लाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, बट उसकी पद्धति रूढ़िगत थी, रूढ़िवादी थी। उसमें चिंतन, उसमें फिलॉसफी, उसमें दर्शन ये सब नहीं था, उसमें लॉजिक नहीं थे, उसमें तार्किकता नहीं थी, रूढ़िवादिता थी। अतः एक समुदाय फिर जंगल की ओर पलायन किया और जंगल जाके उन्होंने उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके पीछे के चिंतन को समझा। तो जब जंगल में ले जाके उन्हें पढ़ा गया तो उसी को कहा गया आरण्यक। अरण्य मतलब होता है जंगल, हम सभी जानते हैं। ये थोड़ी सी कहानी है। अब इसका 3 मार्कर देखो कैसे प्रेजेंट किया। पहला पॉइंट, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग आरण्यक कहलाता है। ब्राह्मण के बाद आया आरण्यक। अच्छा, शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है और चिंतन पर बल दिया गया है। ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट, जो मुख्य आरण्यक है उनकी संख्या है 7। दैट्स इट। अब देखो 3 पॉइंट में मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि कब आए, तो ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। दूसरा बता दिया इसमें है क्या, इसमें है दर्शन और चिंतन। तीसरा बता दिया इसकी कुल संख्या कितनी है, तो मुख्य जो है उनकी संख्या 7 है। दैट्स इट। क्लियर है? कहां गए? जंगल। वहां अब अध्ययन हो रहा है, थोड़े से चिंतन पक्ष को देखा जा रहा है। अच्छा देखो, अब अध्ययन हो गया, चिंतन पक्ष को देख लिया, अब वापस आया जाएगा और जनता को बताया जाएगा। तो जब वापस आए, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को चिंतन पक्ष के बारे में जब बताया गया, तो उसी पद्धति या उसी शैली या उसी नए, उसको कहा गया उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप नीचे बैठकर कुछ जानना। तो अरण्यक के बाद क्या है? उपनिषद। और साथियों, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत के रूप में भी कभी 3 मार्कर आए तो आप देखना 3 पॉइंट मैंने लिखे कि वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेद का ही तो रूप चल रहा है। वेद को ही पहले सरल अर्थों में बताया गया तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, फिर जंगल जाके पढ़ा गया वो आरण्यक हो गया, फिर आके बताया गया वो उपनिषद हो गया। वेदों का अंतिम भाग। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप नीचे बैठना। उप मतलब समीप, निषद मतलब नीचे बैठना। और कुल संख्या है 108। देखो सब बता दिया मैंने, शाब्दिक अर्थ भी बता दिया, क्यों आया, कैसे आया ये भी बता दिया, और संख्या भी बता दी। दैट्स इट। 3 पॉइंट कंप्लीट। और यहां देखो पॉइंट विद हेडिंग जैसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट बना के लिख दिया आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वेदांग। अब साथियों इसी क्रम में एक और काम क्या हुआ, और सरल करना था वैदिक साहित्य को, तो वेदांग की परिकल्पना आई। वेदांग नाम का नया साहित्य आया और इस वेदांग में पाणिनि ने क्या किया कि पूरे साहित्य को 6 भागों में तोड़ दिया और 6 भागों की तुलना मनुष्य के शरीर के 6 अंगों से की। दैट्स इट। ये हम जानते हैं। देखिए ज्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं सकता क्योंकि श्रृंखला हमारी है 3 मार्कर वाली। मुझे आपके सामने ज्यादा 3 मार्कर प्रेजेंट करने हैं, जहां मुझे समझाइश बहुत शॉर्ट में करनी है ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो साथियों वेदांग जो है, इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, वैदिक अर्थों को सरल रूप में समझाना, उसी को सरल करना। दूसरा देखिए क्या पॉइंट लिखा है, 6 भागों में बांटकर पाणिनि ने उसकी तुलना शरीर के 6 अंगों से की। कौन कौन सी तुलना, कौन कौन से अंग से हुई? देखो, शिक्षा की नाक से,
कल्प की हाथ से, व्याकरण मुख, निरुक्त कान, छंद पैर और ज्योतिष आंख। ये 6 भाग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और पैर वेदांग के 6 भाग हैं। और इन 6 की तुलना मनुष्य के शरीर के 6 अंग से हुई है। शिक्षा की तुलना हुई है नाक से, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुंह से, निरुक्त की कान से, छंद की पैर से और ज्योतिष की आंख से। तो साथियों 3 पॉइंट फिर हमने यहां बता दिए कि पहले पॉइंट ने बताया कि ये चीज क्या है, दूसरा बताया कि किसने प्रतिपादित किया, पाणिनि ने किया, 6 भागों में विभाजित किया, और तीसरा बताया इसमें खास क्या है, तो इसमें तुलना की गई है मनुष्य के शरीर के 6 अंगों से। साथियों अगला आएगा पुराण। पुराण क्या है आप सभी जानते हैं कि जो ऐतिहासिक राजवंश है, राजा हैं, उनका जो क्रमबद्ध विवरण है उनको बिल्कुल व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट किया गया पुराणों के माध्यम से। क्लियर? और अलग अलग वंश के बारे में जानकारी अलग अलग पुराणों से मिलती है, और पुराणों की कुल संख्या 18 ये भी हम जानते हैं। तो अब देखिए इन्हीं बातों को 3 मार्कर में आप कैसे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट तात्पर्य, इधर अब हेडिंग आगे देखो, ऐतिहासिक राजाओं और उनके राजवंशों का क्रमबद्ध विवरण, बिल्कुल संक्षेप में बोल दिया। दूसरा देखिए रचना किसने की, लोमहर्ष ने की। तीसरा पॉइंट पूर्ण विराम करके यहीं दे दिया, कुल संख्या कितनी है, 18। चौथा उदाहरण देखिए, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और साथियों वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो हमने सारी बातें बता दी 3 पॉइंट में। आप देखिए पॉइंट 3 है और इंफॉर्मेशन 4 है। तात्पर्य बताया, किसने रचा वो बताया, कुल संख्या बता दी और उदाहरण भी दे दिए। कल भी मैंने आपको बताया था हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एविडेंसेस, एग्जाम्पल्स, इस पे बेस्ड है पूरा हिस्ट्री। तो आपके पास यदि एग्जाम्पल है, आपके पास यदि उदाहरण है, आपके पास यदि साक्ष्य है, आपके पास यदि वर्ष है, तो जरूर मेंशन करो, इतिहास में ज्यादा नंबर मिलते हैं। अगला देखते हैं सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ किसे कहते हैं? तो साथियों जो वैदिक साहित्य है हमारा, जो पूरा वैदिक लिटरेचर है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, उसको मिटने से बचाना, उस सब के लिए सूत्र ग्रंथ आए थे। बस इतनी सी बात है। देखो एक लाइन में लिखा हुआ है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये ग्रंथ रचे गए थे। इतना भी आप लिख दोगे तो काम हो जाएगा। बाकी एक पॉइंट हमने और डाल दिया कि ऐसे सूत्र ग्रंथ जिनमें विधि विधानों के बारे में ही बताया गया हो, तो उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। बस ये 2 पॉइंट आप बता देना, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि भाई जो सिंधु वैदिक सभ्यतावासी लोग थे, उनके जीवन में धार्मिक नियमों को लागू करना या उनकी जीवन शैली में धार्मिक नियमों को शामिल करने के लिए स्मृति ग्रंथ लाए थे। बोलते ना कि तुम्हारी लाइफस्टाइल में थोड़ा धर्म का भी अनुशासन रहे, थोड़ा डिसिप्लिन रहे, ये वाला पर्पस था। तो साथियों देखिए एक लाइन में लिखा है कि वैदिक सभ्यतावासियों के जीवन को धार्मिक नियमों के अनुसार निर्देशित करने के लिए आए थे। अच्छा, और सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से ब्राह्मणवाद नाम की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो साथियों 2 पॉइंट सारी बातें बता दी गई आपको। अगला देखिए सप्त सैंधव, 3 मार्कर आएगा सप्त सैंधव में। सप्त सैंधव नाम समझ में आ रहा है, सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब सिंधु। सिंधु और उसकी 7 सहायक जो नदियां हैं, सिंधु को मिला के जो 7 सहायक नदियां हैं उसे सप्त सैंधव कहते हैं। और साथियों आप सभी जानते हैं कि इसी सप्त सैंधव के आसपास वैदिक सभ्यता बसी हुई थी। क्लियर? और जो पंजाब क्षेत्र है वो इसके आसपास बसा हुआ था। तो देखिए क्या है सारे पॉइंट। तात्पर्य, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का समूह। और देखो ब्रैकेट में मैंने नाम भी लिख दिए, सिंधु, सरस्वती, विपाशा, अस्किनी, शतुद्री, पुरुषणी और वितस्ता। ये नाम आपको भी पता होने चाहिए। दूसरा अवस्थिति, आधुनिक पंजाब। और तीसरा विशेष क्या है, जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका जो भौगोलिक विस्तार है वो सिंधु और 7 सहायक नदियों के आसपास ही था। क्लियर? तो देखिए 3 इंफॉर्मेशन मैंने दे दी 3 पॉइंट्स में। और आप देखिए ब्रैकेट में मैंने ये भी बता दिया कि सप्त सैंधव मतलब कौन सी 7 नदियां, क्योंकि क्वेश्चन ही वो है ना, टाइटल में ही सप्त सैंधव है। जब वो टाइटल में ही पूछ रहा है 7, तो नाम तो बताना बनता है ना, तो हमने ब्रैकेट में बता दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो नंबर बनने की पूरी संभावना है। हिरण्यई का मतलब आप सभी जानते हैं, सोना देने वाली। और सिंधु नदी को हिरण्यई कहा जाता था। देखिए एक लाइन में लिख दिया, सिंधु के आर्थिक महत्व के कारण, बिल्कुल कारण भी पता होना चाहिए, आर्थिक महत्व के कारण उसे हिरण्यई मतलब सोना देने वाली कहा गया। किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो सिंधु नदी को कहा गया क्योंकि उसका आर्थिक महत्व था, इसलिए उसे सोना देने वाली या हिरण्यई कहा गया। चलिए अगला नदीतमा। दोस्तों नदीतमा मतलब होता है नदियों की मां।
क्लियर। और नदियों की मां का दर्जा दिया गया था सरस्वती नदी को। तो देखिए ये भी लिखा हुआ है एक लाइन में, जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती, उसे नदी तमा मतलब नदियों की मां या श्रेष्ठ नदी कहा गया था। बड़ी सिंपल सी बात, ये भी सीधे लिख देंगे आप, 3 मार्कर में आएगा। तो अगला ब्रह्मवर्त। तो साथियों नदियों में ही जो सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त कहते थे। 3 मार्कर आ सकता है। तो सीधे लिख के आना कि सतलज से यमुना नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था, और यह क्षेत्र आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। आर्यंस यहीं पर बसे हुए थे मेनली, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वयंजा। साथियों वैदिक सभ्यता पूरी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, आप सभी जानते हैं, और एग्रीकल्चर में सिंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 2 तरह के सिंचाई के साधन थे, एक था स्वयंजा और एक था खनिजतमा। स्वयंजा मतलब जहां बिना हमारी गतिविधि के ऑटोमेटिकली हमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, मतलब वर्षा का पानी हम कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, पानी गिरा, सिंचाई के लिए पानी मिल गया, दैट्स इट। इसे कहा जाता है स्वयंजा। बट जब मनुष्य की गतिविधियां हो और तब जाके कोई सिंचाई का साधन जैसे कुआं वगैरह ये तैयार किया जाए, उसे कहा जाता है खनिजतमा। अब देखिए इन चीजों को 3 मार्कर में हमने बिल्कुल सीधे लिख दिया। स्वयंजा मतलब तो बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जल, और एग्जाम्पल भी दे दिया वर्षा का जल, दैट्स इट। क्या कलाकारी इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल संक्षेप में जो बात है वो बता दी आपने और एग्जाम्पल दे दिया। हम एग्जाम्पल इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी में, हम बोलते हैं दिमाग से उतर गया, इसलिए तो बोलते हैं हर सरल चीज आसान नहीं होती। हमें लगता है यार इतनी सरल बात है, पर हम भूलते हैं। याद रखना एग्जाम्पल जरूर देना है। अगला उसी तरह का आएगा खनिजतमा, इसका अपोजिट कर दो, क्या है भाई, मानव द्वारा निर्मित सिंचाई का कृत्रिम साधन। और इधर भी उदाहरण दे दो भैया, कुआं और तालाब, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि के मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित होने का कारण बताइए। आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि है वो मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गई थी। कारण क्या थे उसके, वो पूछा जा सकता है 3 मार्कर में। कारण क्या था, तो 3 कारण थे। पहला तो जो आर्यंस थे उन्हें यहां की जलवायु का ज्ञान हो गया था। दूसरा, यहां उन्हें लोहे की खोज हो गई थी, तो लोहे से ना कृषिगत गतिविधि आसान हो जाएगी। और तीसरा, उन्हें यहाँ की भूमि से थोड़ा प्यार हो गया था, स्वामित्व की अवधारणा आ गई थी, जिससे उन्होंने उसके संरक्षण, उसके प्रोटेक्शन, उसकी बेहतरी पे काम करना शुरू किया था। साथियों ये सब कारण थे जिसकी वजह से जो आर्यंस थे वो कृषिगत क्रियाकलाप के लिए प्रेरित हुए। तो देखिए 3 पॉइंट्स आपको यहां मिलेंगे। क्या क्या है, पहला भौगोलिक व जलवायु का ज्ञान हो गया, दूसरा लोहे की खोज हो गई, और तीसरा भू स्वामित्व की अवधारणा आ गई। होता ना स्वामित्व, हमारा मालिकाना हक जिस चीज पे होता है ना, हम उसकी बेहतरी करते हैं। क्लियर। तो ये वाली अवधारणा, ये वाला भाव जब आ जाए कि ये चीज तो मेरी है, जमीन तो मेरी है, तो हम उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। वही सब हुआ, तो कृषि भूमि के योग्य बन गई वो भूमि, उसकी बेहतरी हो गई। क्लियर। और इसके पहले आप सभी जानते हैं कि जो आर्यंस थे वो पशुपालक थे, पशुओं को चराते थे। अब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, यायावर जीवन जिएंगे, घूमंतु जीवन जिएंगे, तो उन्हें हर जगह की जलवायु का ज्ञान हो ही जाएगा। तो पशुपालन करते करते उन्हें यहाँ की जलवायु का ज्ञान हो गया, फिर लोहे की खोज हो गई, और फिर जमीन से थोड़ा लगाव हो गया। तो भैया ये सब मिलके जमीन इस लायक हो गई कि वहां खेती हो सकती है और कृषिगत गतिविधि शुरू हो गई। ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया, और इस तरह से आप 3 पॉइंट लिख देंगे, आपका 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें, कृष्णल और रत्तिका। आप सभी जानते हैं कि व्यापारिक गतिविधि भी होने लगी थी। अब व्यापारिक गतिविधि होगी तो माप तोल, मापन, मेजरमेंट, ये सब भी होगा। तो माप तोल की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे रत्तिका कहते थे, और जो मूल इकाई, जो मूल बांट था, उसे कृष्णल कहते थे। साथियों तो एक लाइन में लिख देंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो बांट की मूल इकाई है उसे कृष्णल, और जो सबसे छोटी इकाई उसे रत्तिका कहते थे। इसके अलावा कुछ नहीं, सीधे एज इट इज लिख देंगे। अगला पढ़ी आइए साथियों, जो व्यापारी वर्ग होता था वैदिक काल में उसे पणी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की जो सारी शक्तियां जिस वणिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग के हाथ में थी उसी को पणी कहा गया। दैट्स इट, एज इट इज, एक लाइन में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी। अब साथियों व्यापारी वर्ग को तो आप पणी कह रहे हो, पर क्या होता है कि किसी व्यापार में बहुत सारे व्यापारी होते हैं, उन सब पे नियंत्रण रखने के लिए, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, उन सब पर एक अनुशासन स्थापित करने के लिए, है ना, एक संस्था होती है हर व्यापारी गुट में। तो उसी तरह उधर भी एक संस्था थी, उस संस्था को ही श्रेणी कहते थे, और इस संस्था का जो मुखिया होता है वो श्रेष्ठी कहलाता था। तो देखिए क्या लिखा है, तात्पर्य क्या है श्रेणी का, व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण करने वाली एक संस्था, और इसका मुखिया होता था श्रेष्ठी। क्लियर है। तो जब आए कि पणी कौन था, तो पणी तो व्यापारी लोग थे, बट श्रेणी कौन था, व्यापारियों की एक संस्था थी जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखती थी। क्लियर। आगे देखते हैं अगला 3 मार्कर, बलि। साथियों
जब भी कोई ऐसा शब्द आए जो एक से ज्यादा जगह पर यूज हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा इस तरह से लिखो कि हर कालखंड से संबंधित वहां फैक्ट मेंशन हो जाए। मैं बताऊंगा कैसे। अब जैसे बलि है, तो बलि एक प्रकार का कर था, आप सभी जानते हैं, बट बलि जो है वो ऋग्वेदिक काल में भी था, उत्तर वैदिक काल में भी था और आगे भी आएगा। तो चूंकि अलग अलग कालों में था तो हर काल का मेंशन करो अलग अलग। हम जनरली क्या करते हैं, बस इतना लिख के आगे बढ़ जाते हैं कि एक प्रकार का कर, इससे कुछ नहीं होगा। ये भी बताओ कि किस काल में इसका क्या रोल था। तो देखिए, अर्थ पहले मैंने बताया कि एक प्रकार का कर, इसके अलावा दूसरा देखिए स्वरूप। तो ऋग्वेदिक काल में ये एक स्वेच्छाकारी या धार्मिक कर था और उत्तर वैदिक काल में ये नियमित या कंपलसरी टैक्स हो गया। कारण क्या है साथियों, आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्यंस थे वो पशुपालन का काम करते थे, उनके पास कोई बहुत आय का बड़ा स्रोत नहीं था, अतः राजा उनसे कोई नियमित आय नहीं लेता था। राजा उनसे बोलता था कि स्वेच्छा से जो लगे वो दे दो यार। बट उत्तर वैदिक काल आते आते कृषिगत कार्य आदमी करने लगा था, उसकी एक नियमित इनकम हो गई थी, अतः उसके ऊपर एक नियमित टैक्स भी लगने लगा था। तो बलि जो है, बलि बलि क्या है, एक प्रकार का कर, और इसके दो स्वरूप है, ऋग्वेदिक काल में अलग, उत्तर वैदिक काल में अलग। और इन बातों को हमने 3 मार्कर में दर्शा दिया साथियों, इस तरह से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं अगला, शतदाय। नाम समझ में आ रहा है, शत मतलब होता है 100, दाय मतलब देना। वैदिक काल में ऐसा था कि जब भी कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति या उच्च वर्ण के व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे, उसके परिवार को, मतलब जिसे मारा है उसके परिवार को 100 गाय देनी होती थी अर्थदंड के रूप में। साथियों एज इट इज लिख देंगे कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति द्वारा उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या किए जाने पर पीड़ित के परिवार को, जी हां, पीड़ित के परिवार को 100 गाय अर्थदंड के रूप में देना। क्लियर, ये शतदाय था, आप इसे सिंपल एज इट इज लिख देंगे। अगला है अन्यस्य बलीकृत। साथियों 3-4 शब्दावली हैं। अन्यस्य बलीकृत, एक होता है अन्यस्याध, एक होता है विषमत्ता। ये सब क्या है आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल में टैक्स जो है वो केवल वैश्य वर्ग से वसूला जाता था, केवल वैश्य वर्ग से, बाकी कम्युनिटी से नहीं लिया जाता था। तो चूंकि वैश्य जो है वो सबके हिस्से का टैक्स दे रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया था अन्यस्य बलीकृत। बलि मतलब टैक्स, कृत मतलब देने वाला, अन्यस्य मतलब दूसरों के हिस्से का भी। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे 3 मार्कर में, देखो, तात्पर्य दूसरों के हिस्से का कर देने वाला, संबंध किससे है, वैश्य वर्ग से है, और कारण क्या है, केवल वैश्य वर्ग से कर वसूला जाता था। आप देखो इसी चीज को हमने कितने व्यवस्थित तरीके से लिख दिया साथियों, और यहां हमने पॉइंट विथ हेडिंग पैटर्न का प्रयोग किया। आप हेडिंग दे दें, आपका पॉइंट छोटा हो जाएगा, आपको अनावश्यक सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तात्पर्य बताया, संबंध बताया, कारण बताया, आंसर इज फिनिश। अगला देखिए, अन्यस्याध। अन्यस्याध का मतलब होता है दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला। तो देखो पहले बताया तात्पर्य कि दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला, इसका संबंध भी वैश्य वर्ग से। कारण क्या है, वही केवल वैश्य से टैक्स वसूला जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि दूसरे लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। अगला देखो 3 मार्कर, विषमत्ता। विषमत्ता का मतलब होता है वैश्य को खा जाने वाला। कौन खा रहा है वैश्य को, कौन नष्ट कर रहा है उन्हें, राजा। क्यों, क्योंकि वो केवल उन्हीं से टैक्स ले रहा है। अब इसी बात को 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। राजा को विषमत्ता कहा जाता था जिसका अर्थ वेश्य से कर वसूलने वाला था। दैट्स इट, हमने एक लाइन में उसे लिख दिया। हमने हर तरह के पैटर्न में आपको आंसर बता दिया, पॉइंट विद हेडिंग वाला भी और सिंपल लिखना हो वो वाला भी। अगला देखो साथियों, संस्कार। संस्कार क्या होता है आप सभी जानते हैं, गर्भाधान से लेके मरने तक, अंतिम संस्कार तक मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। ये संस्कार क्या करते हैं, बौद्धिक रूप से, दैहिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को बेहतर बनाते हैं। क्लियर, यही सब है, शरीर का, जीवन का, मस्तिष्क का शुद्धिकरण करते हैं, यही सब है। अब इन्हीं को 3 मार्कर में लिखना है। तो देखो क्या लिखा, शरीर की शुद्धि करने वाली, क्या करने वाली, शुद्धि करने वाली वे क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं हैं, जो मनुष्य की बौद्धिक, फिर दैहिक, फिर मानसिक और आध्यात्मिक हर तरह की क्या करे, उन्नति करे। और साथियों गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक कुल 16 संस्कार होते हैं। तो हमने 2 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में दोनों बातें बता दी। पहले पॉइंट में बताई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बताया मैंने, शुद्ध करने वाली वे क्रिया जो क्या कर रही है, बौद्धिक, दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित कर रही है। दूसरा, इनकी कुल संख्या बता दी दूसरे पॉइंट में, जो क्या है, 16 है। तो साथियों इस तरह से 3 मार्कर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला आइए, त्रिऋण। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुल 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें कहा जाता है कि हमें 3 ऋणों से मुक्त होना है। 3 ऋण है हमारे ऊपर, कौन कौन से हैं वे 3 ऋण, उन पे क्वेश्चन आता है। तो साथियों पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ऋषि, पितृ और देव। ऋषि, पितृ और देव ऋण को संयुक्त रूप से त्रिऋण कहा जाता है। और दूसरा, इसका गृहस्थ आश्रम में विधान है।
किस आश्रम में बात हुई है इसकी? गृहस्थ आश्रम में हुई है साथियों। तो दोनों पॉइंट हमने बताए, पहले में ये बताया कि इसमें कौन कौन से ऋण शामिल है और फिर ये बताया कि किस आश्रम में इसका विधान है। अगला आइए त्रिवर्ग। साथियों त्रिवर्ग मेंस में आ चुका है एग्जाम में। क्या है त्रिवर्ग? देखिए पहला पॉइंट, धर्म अर्थ और काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार होते हैं पुरुषार्थ, आप सभी जानते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं उन्हें। तो उनमें से धर्म अर्थ और काम जो तीन है शुरू के, उन्हें संयुक्त रूप से त्रिवर्ग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका विधान भी कहां है? तो गृहस्थ आश्रम में इसका विधान है। तो केवल डेफिनेशन बता के आगे नहीं बढ़ना है, यह भी बताना है कि मनुष्य के जीवन में जो चार आश्रम होते हैं उनमें से कौन सा आश्रम है जिसमें उसका वर्णन है, उसका विधान है। अमाजू किसे कहते हैं साथियों? वो महिला जो जीवन भर कुंवारी रहकर अध्ययन का काम करे, विद्या का काम करे, इस इन्हें अमाजू कहा जाता है। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते हैं। एक लाइन में सीधे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेकनाट, बेकनाट मतलब सूदखोर होता है, तो सीधा लिख दिया। देखिए, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट कहते थे। कुछ नहीं होना है परेशान ज्यादा। अगला देखिए, गाय से संबंधित सामाजिक जीवन की अभिव्यक्तियां। साथियों वैदिक काल में गाय का बहुत महत्व था। सामाजिक जीवन की अभिव्यक्तियां मतलब कई तरह के शब्दों में गाय का प्रयोग होता था। वही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो देखिए हमने एक ही लाइन में आंसर दे दिया। एक अभिव्यक्ति होती थी गोमत नाम से, गोमत कहते थे धनी व्यक्ति को। दूसरी अभिव्यक्ति होती थी गोधुली बेला, आज भी होती है, समय को कहते हैं गोधुली बेला। तीसरी अभिव्यक्ति होती थी गोपति, गोपति कहते थे राजा को। चौथी अभिव्यक्ति होती थी गविष्ठी, गविष्ठी शब्द यूज होता था गाय के युद्ध के, गाय के लिए होने वाले युद्ध के लिए, क्योंकि गाय ही पूंजी थी, गाय के लिए लोग युद्ध कर लेते थे एक दूसरे से, उसके लिए गविष्ठी शब्द यूज होता था। तो आप देखिए हर शब्द में, हर अभिव्यक्ति में गाय, गाय का मेंशन है। तो गोमत, गोधुली बेला, गोपति और गविष्ठी, ये चार अभिव्यक्तियां हैं। इनके तात्पर्य बता दिए, सीधे 3 मार्कर में आएगा, लिख के आ जाना। आगे बढ़ते हैं। नियोग प्रथा। आप सभी जानते हैं कि यदि कोई स्त्री जिसका पति का देहांत हो गया और उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसे अलाउ किया जाता था कि पति के रक्त संबंधी किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती है। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते हैं और इस तरह से उत्पन्न पुत्र को चांडाल कहा जाता था साथियों। आई एम सॉरी, क्षेत्रज कहा जाता था, चांडाल नहीं, क्षेत्रज कहा जाता था। क्लियर है? तो इस सब को आप नॉर्मल डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, निसंतान महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे अपने मृत पति के किसी रक्त संबंधी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान प्राप्त करने का अधिकार। क्लियर? यह है नियोग प्रथा। तो आप डेफिनेशन फॉर्म में भी चीजों को लिख सकते हैं, हर चीज के लिए पॉइंट्स, हेडिंग ये सब नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्षेत्रज। तो क्षेत्रज वही जो मैंने अभी बताया, नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होगी, देखिए नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होगी उसे क्षेत्रज कहेंगे। तो जब क्षेत्रज पूछे तो बस इतना लिख देना। अब नियोग प्रथा एक्सप्लेन करने में तो बैठ जाना, क्योंकि नियोग नहीं पूछा है उनने क्षेत्रज पूछा है। बस हम भटक जाते हैं कई बार। केवल उतना बताओ, उससे बंधे रहो जो टाइटल है, दैट्स इट, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगला देखिए, अनुलोम विवाह। साथियों आप सभी जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त थे, जिसमें विवाह के बारे में वर्णन है। साथियों विवाह सूक्त में विवाह का जो वर्णन है उसमें कुल 8 विवाह की चर्चा हुई है। जो शुरू के 4 विवाह हैं उन्हें अनुलोम विवाह कहते हैं, जो बाद के 4 विवाह हैं उन्हें प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह में 4 विवाह कौन कौन से आते हैं? देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह। सब पे चर्चा करूंगा आगे। और प्रतिलोम विवाह में 4 विवाह आते हैं, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। ये 4 विवाह, टोटल 8 विवाह में हर 8 विवाह पे 3 मार्कर की टिप्पणी लेके आया हूं। यदि एग्जाम में आ गया तो आपसे बनना चाहिए, पर उसके अलावा यदि पूछ ले अनुलोम विवाह क्या है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिएगा जरा, नॉर्मल थ्योरी कि प्रारंभिक 4 विवाह, अब देखो ब्रैकेट में नाम भी लिख दिए, ब्रह्म, देव, प्रजापति और आर्ष को अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला होती है। साथियों पुरुष उच्च वर्ण का होता है, महिला निम्न वर्ण की होती है इन चारों विवाह में। क्लियर? तो 3 बातें बता दी। पहला बताया शुरू के 4 विवाह कह रहे हैं अनुलोम विवाह। दूसरा बताया कौन कौन से हैं वे 4 विवाह, हमने देखो ब्रैकेट में लिख दिया। और तीसरा ये भी बता दिया इसमें होता क्या है, पुरुष उच्च वर्ण का है, महिला निम्न वर्ण की। इन तीनों बातों को आप नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन से बता दिया आपने, 1.5-2 लाइन में काम हो गया। जरूरी नहीं हर आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। उसी तरह आया प्रतिलोम विवाह। अब इसको पलट दो, देखो अंतिम 4 विवाह, अब इधर उनके नाम लिख दो, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, इन्हें प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें महिला उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब साथियों ये जो प्रतिलोम विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह मतलब
अंतिम 4 विवाह, मतलब जिसमें महिला उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का है, उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे चांडाल कहते हैं। तो साथियों, नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसे क्षेत्रज कहा था, प्रतिलोम विवाह से जो संतान उत्पन्न हुई उसे चांडाल कहेंगे। तो चांडाल पे क्वेश्चन आए तो सीधे आप लिख देंगे क्या, प्रतिलोम विवाह, बट ब्रैकेट में जरूर मेंशन करो नाम, गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच से उत्पन्न संतान को चांडाल कहेंगे। दैट्स इट। जल्दबाजी में हम चीजें मेंशन नहीं करते। मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार दिमाग में बिठा लो, हिस्ट्री में एग्जांपल दो, ब्रैकेट में मेंशन करो। आप बस इतना मत लिखो कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान चांडाल है। नो, प्रतिलोम विवाह के ब्रैकेट में बताओ कि कौन कौन से हैं प्रतिलोम विवाह। जल्दबाजी इतनी मत करो, हमारे पास वर्ड्स हैं, 3 लाइन है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं बता रहे हैं। हम ऐसा लिख के आ जाते हैं जल्दबाजी में कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान चांडाल कहलाती है। हम सोचते सही तो लिख के आए थे यार, पूरे नंबर नहीं मिले। अरे एग्जांपल भी दो ना कि प्रतिलोम विवाह मतलब क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। अब ये जो पूरे 8 विवाह है साथियों, इन 8 विवाह के बारे में यदि क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लिखना है, सीधे उसका तात्पर्य लिखना और आगे बढ़ जाना है। सीधे तात्पर्य, कुछ नहीं है प्रेजेंटेशन। देखो, ब्रह्म विवाह क्या होता है, सामाजिक रीति रिवाज से होता है, दहेज का लेन देन होता है और अपनी जाति के वर और वधु में शादी करा दी जाती है। आप देखो, एक ही लाइन में हमने सब बता दिया, सामाजिक रीति रिवाज, दहेज का लेन देन और सजातीय, मतलब इंटरकास्ट नहीं होना, मतलब है ना, ये 3 पॉइंट। चलो अगला देखो, देव विवाह, यज्ञ संपन्न कराने वाला जो पुरोहित है उसे अपनी कन्या दक्षिणा के रूप में सौंप देना, उनके बीच विवाह करा देना, ये सिंपल है। अगला प्रजापत्य विवाह, ये ब्रह्म विवाह जैसे ही है, बट इसमें ना लेन देन दहेज वाला मामला नहीं होता। देखो क्या लिखा है, बिना लेन देन के आपसी सहमति से संपन्न विवाह। अगला चौथा आर्ष विवाह, भाई शुरू के 4 को हमने अनुलोम विवाह कहा, तो ये चौथा है। वर पक्ष जब वधु पक्ष को एक जोड़ी बेल दे दे और फिर शादी हो जाए, इसे आर्ष विवाह कहते हैं। ये चारों क्या है, अनुलोम विवाह। इन चारों में क्या होता है, पुरुष ऊंचे वर्ण का, महिला नीचे वर्ण की। क्लियर। चलिए अब यहां आप एक चीज मेंशन कर सकते हो जो मेरे कंटेंट से रह गई है, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स बच रहे हैं, हमारे पास लाइन बच रही है, तो आप इन चारों विवाह में कौन कौन से देखे, अभी आर्ष देखा, इसके पहले देव देखा, फिर ब्रह्म देखा, फिर प्रजापति देखा। इन चारों में क्या आप ये नहीं लिख सकते, एक और पॉइंट, कि ये अनुलोम विवाह का एग्जाम्पल है। कौन सी कैटेगरी में है, अनुलोम विवाह में। और ब्रैकेट में बता दो कि पुरुष जो है उच्च वर्ण और महिला जो है वो निम्न वर्ण की। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बताना था मुझे आपको। हम क्या करते हैं साथियों, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 3 मार्कर इज ऑल अबाउट कि आप ज्यादा ज्यादा फैक्ट वहां दे दो। आपके पास लाइन बच रही है तो उससे रिलेटेड बताओ ना। हम बस ना डेफिनेशन देके आगे बढ़ जाते, वो नहीं करना है। देखिए यहां भी मैंने डेफिनेशन देके बात कंप्लीट कर दी थी, फिर मेरे को लगा नहीं कुछ अधूरा है, तो हमने यहां ऐड किया। क्या बोला हमने, चारों विवाह में ऐड करना, डेफिनेशन, कौन सा विवाह है वो कैटेगरी बताओ, और ब्रैकेट में बताओ कि उसमें पुरुष उच्च वर्ण का, महिला निम्न वर्ण की। अब देखो अगले 4, मैंने बोला था 8 पे लिखेंगे, तो जो शुरू के 4 है वो हो गए। अब जो अगले 4 है, गंधर्व विवाह क्या होता है, एक प्रकार की लव मैरिज, तो एक लाइन में वो लिखा है एक प्रकार का प्रेम विवाह। ठीक है भाई, वर वधु आपसी सहमति से शादी कर लेते हैं। अब यहां हमारे पास लाइन बची है कि नहीं, तो यहां लिखो अगला, ये प्रतिलोम विवाह है, ब्रैकेट में लिखो उच्च वर्ण की महिला, निम्न वर्ण का पुरुष, दैट्स इट। और एक और लिख दो कि इससे उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी, चांडाल, क्योंकि सारे प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान चांडाल है। तो 3 पॉइंट बन गए आपके। अगला सेम असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है, वर पक्ष जो है वो वधु को खरीद लेता है, खरीद का शादी होती है। क्लियर। बट इधर भी 2 पॉइंट बचे हैं, तो लिखो ये एक प्रकार का प्रतिलोम विवाह है और इससे उत्पन्न संतान चांडाल होगी। तो ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे ना बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी लोग बस इतने ही लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखो, राक्षस विवाह, उठा लाना, मतलब हरण करके शादी कर लेना। पर फिर वही बात, ये एक प्रतिलोम विवाह है और इससे उत्पन्न संतान चांडाल कहलाएगी। और आखिरी पेशाच विवाह, क्या होता है साथियों, अवचेतन अवस्था में बलात्कार कर देना। क्या है, बेहोशी की अवस्था में स्त्री के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बना लेना और फिर शादी कर लेना। पर फिर 2 लाइन बच रही है, तो बताओ ये एक प्रतिलोम विवाह है और इससे उत्पन्न संतान चांडाल है। दैट्स इट। तो ये थोड़े से कुछ अतिरिक्त बातें हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं साथियों। आप देखिए ना, मेरी खुद स्लाइड में केवल एक पॉइंट लिखा हुआ था, बट फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, हम बाकी की चीजें पता है ना हमें इसके बारे में,
और इसी के बारे में है वो चीज, कोई अतिरिक्त तो है नहीं, और हमारे पास जगह भी है, तो दो नावों से फैक्ट, जगह खाली क्यों छोड़ रहे हो यदि पता है तो। अच्छा, इसके अलावा नीवी, साथियों जो वस्त्र होता था उसे नीवी कहते थे। नीवी मतलब नीचे की तरफ पहनने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, दैट्स इट, इतना बताओ, आगे बढ़ो। इसके अलावा वास क्या होता है? कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। क्या लिखा है? कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अगला आओ, अधिवास, ये क्या है? एक प्रकार का दुपट्टा, चुन्नी। तो देखो क्या लिखा है? एक तरह का दुपट्टा। तो अब जिस चीज में है ही नहीं लिखने, तो उसे बस एक लाइन में लिखो, आगे बढ़ो यार। बट वहां था लिखने का, वहां था, इसलिए हम लिख सकते हैं साथियों। क्या बातें क्लियर है? अगला है चरक। साथियों जो विद्यार्थी भ्रमणशील रहते थे, मतलब स्थायी होकर गुरुकुल में नहीं रहते थे, उन्हें चरक कहते थे, आप सभी जानते। तो एक लाइन में सीधे आंसर लिखेंगे कि गुरुकुल में अस्थायी रूप से रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जो भ्रमणशील रह रहा है वो चरक है यार, दैट्स इट। अब इसमें कोई पॉइंट, कुछ प्रेजेंटेशन है ही नहीं, अंतेवासी, इसी का अपोजिट कर दो। जो विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, स्थायी होकर रह रहा है, उसे अंतेवासी कह रहे हैं। देखो, गुरुकुल में स्थायी रूप से रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, सीधा। अब यदि वहां है ही नहीं तो आपको परेशान नहीं होना है। उसी तरह ब्रह्मदादिनी, ऐसी बच्चियां, ऐसी कन्याएं, ऐसी बालिकाएं जो जीवन भर पढ़ाई करना चाह रही हैं, बस अध्ययन करना चाह रही हैं। देखो क्या लिखा है? आजन्म कुंवारी रहकर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। क्लियर? इसके अलावा सदयोदाह, अपोजिट, विवाह के पहले तक अध्ययन कर रही हैं बस। देखो क्या लिखा है? विवाह के पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्या, दैट्स इट। एक लाइन का आंसर, एक लाइन में देखिए, आगे बढ़ो। इसमें परेशान नहीं होना है कि अब इसमें प्रेजेंटेशन क्या करें क्या नहीं करें, बट क्या है कि हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी, शब्दावली पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी खासकर वैदिक सेक्शन से। यहां बहुत सारी शब्दावलियां हैं, आगे देखते हैं। अगला है द्विज। अब जरा समझिए द्विज के बारे में हम कितनी चीज जानते हैं साथियों। पहली बात तो ये कि द्विज का मतलब, तात्पर्य क्या होता है? द्विज का तात्पर्य होता है दो बार जन्म लेने वाला, एक बार मां के गर्भ से और दूसरी बार उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार हो जाने के बाद, इसे द्विज कहते हैं। दूसरा, इसमें किन किन कैटेगरी को शामिल किया गया? तो द्विज का दर्जा दिया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, मतलब इन्हें उपनयन का अधिकार था। मतलब इनके लिए कहा जाता था कि तुम एक बार तो मां के गर्भ से पैदा हुए और दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद। तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो साथियों पहला आएगा शाब्दिक अर्थ, दो बार जन्मा, एक बार मां के गर्भ से, दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद। दूसरा, संबंधित वर्ग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्यों है? क्योंकि इन्हें उपनयन का अधिकार था। क्या बातें क्लियर है? दैट्स इट। इस तरह से चीजें लिख दी, डेफिनेशन भी दे दी, उसमें कौन कौन है ये भी बता दिया, और ब्रैकेट में तात्पर्य भी बता दिया, एक बार मां के गर्भ से, एक बार उपनयन के बाद। अगला देखिए, धर्म का भौतिकवादी स्वरूप। साथियों इस पे सीधे प्रश्न आ सकता है, चूंकि वैदिक कालीन जो आर्य थे वो भौतिक रूप में या भौतिकवादी स्वरूप में धर्म को पूजने लगे थे। प्रश्न आ सकता है धर्म का भौतिकवादी स्वरूप मतलब क्या? साथियों जब भी हम अपनी भौतिक कामनाओं के लिए पूजा पाठ करते हैं, भगवान ये दे दे वो दे दे, क्लियर, और इस समय हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति है इसका मानवीकरण कर देते हैं। जैसे नदी है तो नदी को मां कहेंगे, है ना, वृक्ष को पिता कहेंगे, तो मानवीकरण कर दिया ना, उन्हें मानवीय दर्जा दे दिया। इस सब को भौतिकवाद कहते हैं। अब इसको 3 मार्कर में कैसे प्रेजेंट करेंगे देखना। नॉर्मल थ्योरी लिखी हमने कि वैदिक आर्य के धार्मिक क्रियाकलाप का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति, था कि नहीं था? अच्छा, जिसकी प्राप्ति के लिए ये प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते थे? मानवीकरण, ये भी मेंशन कर दिया। बट क्या उदाहरण नहीं देंगे हम? तो देंगे। उदाहरण देखो, नदी और वृक्ष को मानवीय दर्जा देना। तो आप देखें मैंने पॉइंट में नहीं लिखा आंसर, मैंने नॉर्मल थ्योरी में लिखा, बट उसमें मैंने हर घटक भी मेंशन किया, साथ में उदाहरण मेंशन किया। उदाहरण का रोल है साथियों। कीवर्ड देखो सारे मेंशन है। उद्देश्य क्या है? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। दूसरा तरीका क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का मानवीकरण। और तीसरा देखिए हमने एग्जांपल दिया। अगला देखो उसी तरह धर्म का प्राकृतिकवादी स्वरूप। ये क्या होता है? जो चीज हमें समझ में नहीं आती, हमें जिससे डर लगता है, हम उसकी पूजा करने लगते हैं। तो प्रकृति के साथ भी यही हुआ। प्रकृति के जो नियम हमें समझ में नहीं आए, हमें उनसे डर लगने लगा, हमने उसकी पूजा कर दी। क्लियर? इसको कैसे लिखेंगे देखें जरा। वेदकार प्रकृति के जिन रहस्यों को समझ नहीं सके, उनकी पूजा अर्चना के जरिए उनका देवीकरण कर दिया। इनका भी उदाहरण देखो। वर्षा का देवता इंद्र को, ऋतु का देवता वरुण को, ये सब मान के पूजा जाने लगा। ये तो पता नहीं था कि भाई एवोपरेशन भी कुछ होता है, कंडेंसेशन भी कुछ होता है, सैचुरेशन पॉइंट भी कुछ होता है, उसके बाद पानी गिरना भी कुछ, ये सब तो पता नहीं था ना। तो जो कुछ हो रहा है सब उनके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, तो इसलिए उसको पूछने लगे। तो आप देखो, बट एग्जाम्पल हमने जरूर दिया, एग्जाम्पल आपको जरूर देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र। अब वैदिक काल पूरा धार्मिक क्रियाकलापों पर आधारित था, तो मैंने कुल 4 देवता यहां मेंशन करे जिन पे 3 मार्कर आ सकता है। इंद्र, अग्नि, वरुण और पूषण, ये 4 देवता।
अब देखो हमने किस तरह से 3 मार्कर लिखा। अब देवता तो बहुत सारे थे पर ये 4 पे मैंने जरूर मेंशन किया। देखिए इंद्र के बारे में, जो ऋग्वेदिक काल के सर्व प्रमुख देवता थे, पॉइंट नंबर 1। इनका उल्लेख ऋग्वेद में कुल 250 बार हुआ है, पॉइंट नंबर 2। इनके कई सारे अन्य नाम हैं। एक नाम है पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, एक नाम है पुरभिद मतलब बादल भेदने वाला, और एक नाम है सोमापा मतलब सोमरस पीने वाला। तो 3 बातें बता दी, कितनी सर्व प्रमुख हैं, कितनी बार, कितने इनके श्लोक हैं, 250 बार इनका वर्णन है, और तीसरा बता दी इनके कितने नाम हैं। साथियों नाम पे भी प्रश्न आ सकता है, हो सकता है कभी 3 मार्क रह जाए पुरंदर पे टिप्पणी करो तो लिख देना इंद्र को कहते हैं, क्यों, क्योंकि किलों को तोड़ने वाला। क्लियर। चलिए अगला प्रमुख देवता देखते हैं, अग्नि। अब अग्नि के साथ भी सेम, ऋग्वेदिक कालीन ये दूसरे प्रमुख देवता थे, जैसे इंद्र पहले थे ये दूसरे थे। इनका उल्लेख 200 बार है। क्लियर। और इनके लिए कहा जाता था कि पृथ्वी और देवलोक के बीच ये मध्यस्थ का काम करते हैं। क्लियर। पृथ्वी और देवलोक के बीच, आप सभी जानते हैं, ये सारी बातें हमने लिख दी। सेम हमने फिर वरुण के बारे में लिखा। वरुण वही ऋग्वेदिक कालीन तीसरे प्रमुख देवता। अच्छा, इनका वर्णन 7वें मंडल में है, और ये क्या कर रहे हैं, ये ऋतुओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नैतिक नियमों को तय कर रहे हैं। ये हमने बता दिया, एज इट इज, बिल्कुल सिंपल। और आखिरी पूषण। पूषण इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वैदिक कालीन देवता तो है पर ऋग्वेदिक काल में इन्हें पशुओं का देवता माना जाता था, और उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता माना जाने लगा था। इनका दर्जा चेंज हो गया था, यही कारण ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा, वैदिक कालीन देवता, पर ब्रैकेट में मेंशन किया है मैंने, ऋग्वेदिक काल में पशु का देवता और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता। कितने संक्षेप में बात हो गई, कंप्लीट। अगला देखें, पंच महायज्ञ। साथियों आप सभी जानते हैं पंच मतलब 5, महायज्ञ मतलब महायज्ञ। तो 5 अलग अलग यज्ञों को मिला के पंच महायज्ञ कहते थे। उनमें कौन कौन से महायज्ञ थे, देखो बिल्कुल संक्षेप में लिखा हमने कि 5 यज्ञों का समूह। पहले तो इतना बता दिया। अच्छा, पहला ब्रह्म यज्ञ। क्या है भाई, ब्रैकेट में देखो, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए होने वाला। तीसरा पितृ यज्ञ, जो पितृ होते हैं उन्हें तर्पण देना। चौथा मनुष्य यज्ञ, अतिथि कभी आए तो उनके आगमन पर यज्ञ करना। 5वां भूत प्रेत यज्ञ, मतलब जो आसपास के जीव हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखने के लिए बलि और ये सब देना। तो आप देखो मैंने 5 नाम भी मेंशन कर दिए, और ब्रैकेट में बिल्कुल संक्षेप में लिख दिया कि इसका मतलब क्या। इस तरह से हो गए पंचमहायज्ञ। अब इसको आप कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में, क्योंकि 5 यज्ञ के नाम मेंशन करना है। अब आप एक के नीचे एक लिखोगे तो इतनी तो लाइन नहीं है हमारे पास। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ अलग से और यज्ञ हैं जिनके बारे में चर्चा हुई। राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजा का जब राज्याभिषेक हो रहा है, इंद्र वरुण इन सब के नाम का अभिषेक हो रहा है। देखो क्या लिखा है, राजा के राज्याभिषेक के दौरान हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। इसमें इंद्र और वरुण के नाम का क्या हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, दैट्स इट। अगला देखो वाजपेयी यज्ञ, ये क्या हो रहा है भैया, ये रथ दौड़ के आयोजन के दौरान होता है। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, राजा को जीत दिलवाना और ये बताना कि देखो राजा कितना यौवन और शक्ति से परिपूर्ण है, राजा के रथ को जितवा के। क्लियर। इसके अलावा पुरुष में कि आप सभी जानते हैं एक तरह की बलि, पुरुष बलि, और इसका पहला वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन है और इसमें पुरुष की बलि दी जाती है। ये बात हम सिंपल लिख देंगे बिल्कुल। चलिए अगला देखें, अघन्या। साथियों अघन्या कहा जाता था गाय को। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। तो सीधे लिख देंगे यार कि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहते थे, ब्रैकेट में ना मारे जाने योग्य। इसमें कोई रोल नहीं है प्रेजेंटेशन जैसा कुछ का। अगला देखो गविष्ठी। गविष्ठी अभी देखा हमने, युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था, जहां गाय के लिए युद्ध होते थे। ये भी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। आप सभी जानते हैं ऋग्वेदिक कालीन जो राजा है वो जो है एक कबीले का सरदार होता था। उसके पास कोई बहुत बड़ा एम्पायर तो था नहीं, क्योंकि पूरा समाज ही पशुपालक समाज था। हाँ, उत्तर वैदिक काल जब आया तब खेती एती होना चालू हो गई थी, समाज का दायरा बढ़ गया था, राजा जो है वो बड़े समाज का राजा हुआ करता था। तो ऋग्वेदिक कालीन राजा थोड़ा कमजोर राजा था, छोटा सा राजा था, कबीले का एक नेता टाइप का था, है ना, सरदार टाइप का। तो उसके कर्तव्य क्या है ये पूछा हुआ है। तो साथ ही ये 2 कर्तव्य थे, पहला अपने कबीले की रक्षा करना और दूसरा युद्ध के समय अपनी जो सेना है उसको लीड करना, उसका नेतृत्व करना। ये 2 इसके कर्तव्य थे। सीधे प्रश्न आ सकता है जो आप सीधे 2 पॉइंट में बताएंगे। अगला देखें, मिलिशिया। अब देखिए कहानी जरा समझिए, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों समझिए। ऋग्वेदिक काल में आर्य नए नए आए, उनके पास जलवायु का ज्ञान नहीं है, उनके पास लोहा नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, पशुपालन। अब पशुपालन कर रहे हैं तो क्या आवक रहेगी, नहीं रहेगी, तो उनकी आय नहीं थी। आवक नहीं रहेगी तो क्या वो परमानेंट टैक्स दे पाएंगे राजा को, नहीं दे पाएंगे, तो वो स्वेच्छाकारी टैक्स देते थे, जो अभी हमने देखा बलि। अब जनता जो है वो स्वेच्छाकारी कर दे रही है राजा को, राजा के पास आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं है,
तो क्या राजा कोई परमानेंट सेना रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो मिलिशिया क्या है? मिलिशिया है युद्ध और संघर्ष के समय राजा एक अस्थाई सेना बना देता था। उस अस्थाई सेना को मिलिशिया कहते थे, क्योंकि राजा में पैसे ही नहीं है। चलिए आगे देखें। सभा। साथियों, राजा पे नियंत्रण रखने के लिए कई समितियां होती थी, कई यूनिट होती थी, संस्थाएं। उनमें एक थी सभा, एक थी समिति, एक थी बिदत। सबके बारे में 3 मार्कर लेके आए हूं, जरा देखना और किस तरह से प्रेजेंट करना है ये भी देखना।